हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम 3 चैप्टर्स की बात करेंगे। आपका एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, ये बताना है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि जो एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग कक्षा में जो एक शिक्षक की भूमिका होती है वो कैसी होनी चाहिए, यानी क्लास में जो शिक्षक होते हैं उसकी जो भूमिका होती है वो कैसा होना चाहिए। पहला है एक आदेशक के रूप में, दूसरा एक उत्प्रेरक के रूप में, तीसरा एक नेता के रूप में, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो एक टीचर की जो भूमिका होती है कक्षा में एनसीएफ 2005 के अनुसार वो होती है एक आदेशक के रूप में, ना कि उत्प्रेरक के रूप में, नेता के रूप में, बल्कि होती है एक आदेशक के रूप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो टीचर होते हैं उनकी जो भूमिका होती है क्लास में वो होती है एक आदेशक के रूप में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यार्थी जिसे एडीएचडी यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है, ये बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अत्यधिक संरचनाबद्ध कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है, यानी अत्यधिक संरचनाबद्ध कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कि कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि जो एडीएचडी के अकॉर्डिंग जो समावेशन की जो है समावेशित करती है कक्षा प्रभावशाली बनाने के लिए वो ये होती है कि ऐसी कक्षा जहाँ पे लचीली समय सारणी पर बैठने की व्यवस्था, नहीं कि जो बैठने का तरीका हो जो समय सारणी हो वो लचीली हो। ठीक है, और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार कार्य करें, वो जो है कक्षा जो है समावेशित करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो इसका बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में किसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा, यानी कि जो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसका प्रस्ताव किसने रखा था ये बताना है। पहला है शिक्षा राष्ट्रीय नीति। ठीक है, दूसरा बोझ के साथ सीखना, तीसरा बोझ के बिना सीखना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसको जो विकसित करने के लिए जो रूपरेखा तैयार की गई थी उसको जो उसका जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय नीति नहीं होता बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति होता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है, ये किस चीज़ पे इनकी जो है सिफारिश करती है, किस चीज़ को बढ़ावा देती है। ठीक है, पहला है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, दूसरा है एक भाषावाद, तीसरा बहुभाषावाद, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो इस चीज़ को बढ़ावा देती है या फिर इस चीज़ को सिफारिश करती है कि जो है कक्षा में बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी कि कोई भी बच्चा हो उसको एक से अधिक भाषा सिखाई जानी चाहिए। अगर उसको एक से अधिक भाषा आती है तो उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस सूत्र के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। ठीक है, यहाँ पर बल होगा, बल देती है, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ 2005 वो किस सूत्र के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षा बिना बोझ के, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा बोझ के साथ, तीसरा शिक्षा पर्यावरण के साथ, चौथा पर्यावरण के बिना। ठीक है, तो कोई भी शिक्षा हो पर्यावरण के बिना, पर्यावरण के साथ कोई मतलब नहीं। शिक्षा जो है बोझ के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। ये जो है एनसीएफ 2005 जो है इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए वो बिना बोझ के होना चाहिए। उनका जो उनका बैग होता है या बस्ता होता है
उसका जो है ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए, यानी जो शिक्षा दी जाए बच्चों को वो ज़्यादा उसका जो है ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए, बिना बोझ की शिक्षा देनी चाहिए। तो इस चीज़ को वो बढ़ावा देता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPE 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है। क्या जो है शैक्षिक उद्देश्य है NPE 1986 का, ये बताना है। पहला सार्वभौमिक शिक्षा, दूसरा सार्वभौमिक प्रतिधारण, तीसरा सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन और चौथा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो जो NPE 1986 है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, यानी कि जो शिक्षा है उसको जगह जगह पे जो है उसको पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन किया जाए। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार जो अधिगम है उसको कैसा होना चाहिए। पहला है पाठ्यक्रम केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो अधिगम होना चाहिए वो होना चाहिए प्रयोगात्मक। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल रूप से होना चाहिए। जब बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भी चीज़ है वो प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे तब वो चीज़ों को समझ पाएंगे, प्रयोग करेंगे तब समझ पाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यानी प्रयोगात्मक ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। ठीक है, ये बताना कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उसका जो है प्रावधान नहीं है। ठीक, उसको सुझाव नहीं दिया गया उस प्रावधान में। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है कि रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के अतिरिक्त संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रावधान है वो है पहला कि प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना चाहिए। ये जो है इसका प्रावधान उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। सेकेंड है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इस चीज़ का भी प्रावधान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अध्यापक को कोई भी इनाम देने या फिर दंड देने का प्रावधान नहीं दिया गया है, तो यही ऑप्शन निगेटिव है और निगेटिव का आंसर निगेटिव ही सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है NCF 2005 का, वो बताना है। ठीक है, पहला है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना। ये बिल्कुल सही है कि जो परीक्षा होता है उसको जो है लचीला बनाया जाए और जो कक्षा उसको विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कक्षे में जो भी बच्चे को हम सिखा रहे हैं उनको गतिविधियों के द्वारा सिखाया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है ये सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है कि यह सुनिश्चित करना कि बच्चों की पढ़ाई रटन प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ पर आधारित हो। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ये जो है 2005 NCF 2005 का सिद्धांत है। ठीक है, कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो रटन प्रणाली पर आधारित ना होकर बल्कि जो है समझ पर आधारित होना चाहिए। थर्ड है कि पाठ्यचर्या का संवर्धन इस प्रकार हो कि बालकों का सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध हो सके। ये भी जो है NCF 2005 का एक जो सिद्धांत है उसमें से एक है। लास्ट ऑप्शन है कि ये सभी, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसमें ये जो तीनों दिए हुए सिद्धांत ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 का सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश क्या कहलाती है। यानी कोई एक बच्चा है जो पढ़ते समय या तो फिर अक्षरों या शब्दों को हटा देता है, यानी कोई भी लाइन पढ़ते हुए जाता है, बीच में कुछ शब्द पढ़ता है कठिन सा, उसको छोड़ के आगे वाली जो शब्द होता है वो पढ़ लेता है,
तो या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है या फिर जो है उल्टा करके पढ़ने लगता है, तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पहला है वाचन वैकल्य, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्वलीनता, तीसरा अधिगम असहता और चौथा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वाचन वैकल्य, यानी कि वो जो है चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसका वाचन वैकल्य पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? ठीक है, यानी कि पहले जो 10+2 पैटर्न चल रहा था उसको जो है उस पैटर्न को बदल कर अब कौन सा पैटर्न चलेगा प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ये बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षा का पैटर्न है वो कैसा होगा अब। ठीक है, पहला है 10+2+3, दूसरा है 3+3+4+5 और तीसरा है कि 5+3+3+4 और चौथा है कि 4+3+3+5। तो जो 10+2 की जगह जो पैटर्न आया है वो है 5+3+3+4। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा का अब पैटर्न होगा वो होगा 5+3+3+4। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? ठीक है, ये बताना जो विकृत लिखावट यानी लिखने में जो अक्षमता है, जो जिस वजह से वो बच्चा लिख नहीं पा रहा है उसमें उससे संबंधित लिखने की जो योग्यता में कमी है वो किसका लक्षण, यानी कौन सा जो ये लिखावट की विकृति है, यानी कोई भी बच्चा वो लिख पा नहीं रहा सही से। ठीक है, तो ये जो है ये बताना कि किसका लक्षण है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्प्रैक्सिया, तीसरा डिसलेक्सिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे लिखने से संबंधित योग्यता की कमी की बात आ जाए या फिर लिखने से संबंधित लक्षण आ जाए तो वहाँ होगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है चीज़ों को लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, वो उसकी जो लिखावट है वो कहीं अच्छी नहीं है, कहीं वो उल्टा लिख देता है, कहीं जो है ऊपर नीचे लिख देता है, मतलब सही शुद्ध वो लिख नहीं पा रहा, तो उसको जो है वो डिस्ग्राफिया है। ठीक है, वो डिस्ग्राफिया रोग से ग्रसित है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NEP 2020 ने बहुभाषावाद के साथ कौन सी कक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश किया है? यानी कि जो NEP 2020 है वो बहुभाषावाद, एक से अधिक भाषा के साथ वो कौन सी जो है कक्षा को जो है प्रारंभ करने की सिफारिश की, यानी जो बहुभाषावाद है उसको कौन सी कक्षा से जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, ये बताना है। पहला प्राथमिक कक्षा या प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा उच्च शिक्षा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो NEP 2020 जो है जो सिफारिश करता है बहुभाषावाद की वो करता है प्राथमिक कक्षा से, यानी कि कक्षा जो है एक से ही प्राथमिक कक्षा से इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि बच्चे में बहुभाषावाद विकसित होनी चाहिए, यानी कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है? ये बताना है कि जो NCF 2005 है वो जो है इसका दिशा निर्देश क्या है। पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है कि जो बच्चों का जो ज्ञान दिया जाए वो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ कर दिया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, ये जो NCF 2005 है वो ये निर्देश देता है कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो रटंत्र प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए, बल्कि जो है समझ पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि परीक्षा को अपेक्षा का सरल बनाना, यानी बच्चों की जो परीक्षाएं होती हैं उसको जो है सरल बनाया जाए। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे जो तीनों चीज़ें दी गई हैं ये जो है NCF 2005 की जो है दिशा निर्देश के अंतर्गत आते हैं, तो उसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के सिद्धांतों में के विषय में सत्य कथन है। ये बताना है कि जो NCF 2005 है उसका जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, पहला है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ये जो है यहाँ पे सही कथन बताना। ठीक है, तो जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए।
तीसरा है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। यही ऑप्शन सही है कि जो एनसीईआरटी 2005 है वो जो ये सिद्धांत देता है कि जो बच्चों को जो है ज्ञान दिया जाए वो बाहरी उसके जीवन से जोड़ कर देना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का उचित तरीका क्या है। ठीक है, जो बच्चों का आकलन किया जाता है उसका जो उचित तरीका है वो क्या है। पहला है वार्षिक परीक्षाएं, दूसरा है अर्धवार्षिक परीक्षाएं, तीसरा है दैनिक गतिविधियां और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो एनसीईआरटी 2005 है वो जो है कहता है कि जो बच्चों को आकलन करने का जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए दैनिक गतिविधियां करा के, यानी पर डे जो उससे गतिविधियां कराना चाहिए और उन्हीं गतिविधियों के दौरान वो बच्चों का आकलन करना चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई भी बच्चा स्कूल में फेल होते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं। यानी कोई भी बच्चा है अगर वो स्कूल में फेल हो जाता है या फिर किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो वो क्या दर्शाता है। वो दर्शाता है अपनी असफलता यानी बच्चे की असफलता, स्कूल की असफलता, तीसरा समाज की असफलता और चौथा परिवार की असफलता। तो जो जो आपका एनईपी 2020 है वो इस चीज़ को बताता है कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो वो ये दर्शाता है कि वहाँ पे बच्चे की असफलता नहीं बल्कि क्या होगी कि वहाँ पे उसकी जो स्कूल की असफलता दर्शाई जाएगी। यानी कि स्कूल में कोई ना कोई कमी रह गई है किसी भी व्यवस्थाओं में या फिर उसके टीचरों में, तभी जो है बच्चा फेल हुआ है। तो बच्चे की असफलता नहीं, वहाँ पे स्कूल की असफलता दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो मूल्यांकन करते हैं बच्चों का उसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। पहला है कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करना, दूसरा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना, तीसरा है रटने की क्षमता का परीक्षण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका जो मूल्यांकन करने का उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। ठीक है, कोई भी बच्चा सीख रहा है तो उसमें हम उसकी सहायता करें। ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। ठीक है, ये बताना है कि जो एनईपी 2020 है उसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे, उसमें यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है कि उसमें जो प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव का आंसर ही निगेटिव होगा। तो ये जो है प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। कहीं भी आपका बच्चों को जो है इनाम देने की या फिर अध्यापक द्वारा दंड देने की बात नहीं करी गई है। तो ये ऑप्शन निगेटिव होगा और यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टि दोषयुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं या देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन हैं, ठीक है, तो उनको जो है शिक्षा किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। पहला है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो, ये पहला ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग करनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि वे पढ़ने के योग्य नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसको इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता, हर कोई पढ़ सकता है, वो पढ़ने के योग्य होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है कि उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो दृष्टि दोषयुक्त बच्चे होते हैं उनको जो है एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालकों के साथ, जो भी सामान्य बालक हैं उनके साथ शिक्षा देनी चाहिए, ना कि उनको अलग रखना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, ये बताना है। ठीक है, पहला है मातृभाषा, घर की भाषा, दूसरा है संस्कृत, तीसरा अंग्रेजी और चौथा हिंदी। तो यहाँ पे दिया हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करना चाहिए। यानी
जो है प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, एक तरह से ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा कि मातृभाषा या घर की भाषा। कोई भी बच्चा हो उसको भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको मातृभाषा जो है वो बोल पा रहा है, उसकी मातृभाषा क्या है, फिर वो घर में कौन सी भाषा बोलता है। इन सबको अगर समझ जाएंगे तब जो है भाषा सिखाने में आसानी रहेगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसमें कौन सी समस्याएं हो सकती है, यानी कि जो विकलांग जो बालिकाएं होती हैं उनमें कौन सी समस्याएं हो सकती है ये बताना है। पहला है कि आत्मविश्वास की कमी, दूसरा सीमित बातचीत करना, और तीसरा है कि स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी बालक हो या फिर बालिका हो, अगर वो मानसिक रूप से विकलांग है तो वो जो है स्वयं के कार्यों में उसको कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो उसका थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही होगा। आत्मविश्वास से कोई मतलब नहीं है, अगर दिव्यांग है तो उसमें तो वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा और वो बात भी बिल्कुल सीमित करेगा, बल्कि जो है वो स्वयं के कार्य में कठिनाई महसूस करें, जो भी उसको काम करना है उसमें उसको दिक्कत होती है। ठीक है, कठिनाई महसूस होती है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है, ये बताना है कि जो विकलांगता ऐसी कौन सी है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है, पहला है वाचन वैकल्य, दूसरा है स्वलीनता, तीसरा है अधिगम असहायता, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है वो है स्वलीनता, इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा है जो डैश से ग्रस्त है, वह सा और वाज में अंतर नहीं कर सकता, तो वह बच्चा किस रोग से ग्रसित, यानी कोई भी बच्चा है और उसको एक बीमारी है जिसमें कि वो सा को वाज पढ़ता है या फिर वाज को सा पढ़ता है या फिर सा और वाज में अंतर कर ही नहीं पाता, तो वो बच्चा जो है किस रोग से ग्रसित है ये बताना है। तो पहला है शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा है डिस्लेक्सिमिया, तीसरा है डिस्मोर्फिया और चौथा है डिसलेक्सिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिसलेक्सिया, यानी कि जो बच्चा है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, तभी वो सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए इनमें से कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं होगी, यानी कोई भी एक बच्चा है ठीक है वो दृष्टिबाधित यानी देख नहीं पाता है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए कौन सी सामग्री होनी चाहिए जिससे वो पढ़ाई कर पाए। पहला है स्पर्शिक गोल, तो स्पर्शिक ग्लोब जो होता है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है और यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पॉजिटिव है, सही है। दूसरा है कि छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, तो छोटे अक्षरों वाली जो पुस्तक होती हैं वो होती हैं कि जो है उनमें जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, तो यही ऑप्शन निगेटिव है, यही सही होगा। ठीक है, जो छोटे अक्षर वाले पुस्तकें होती हैं उसमें दृष्टिबाधित बच्चा नहीं देख पाएगा। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन गलत है और यही सही होगा। थर्ड है कि ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, तो ब्रेल लिपि वैसे भी एक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो ये तो उसके लिए उपयुक्त होगी। यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगी की बात करिए तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तक जो है वो उपयुक्त नहीं होगी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत या अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका है। ठीक है, यानी कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में RPWD है उसके तहत बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। पहला है मानसिक मंदिता, दूसरा है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, तीसरा कि बौद्धिक रूप से विकलांग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट है उसके तहत जो बच्चे जो है दिव्यांग हैं, ठीक है, या विकलांग हैं, उनको हम कैसे संबोधित करें, उनको क्या बोलें। ठीक है, तो मानसिक मंदिता बोल नहीं सकते, कि वो बोलेंगे कि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जिसको जो है जिसकी बुद्धि जो है कम है या फिर बौद्धिक अक्षमता है, तो यहाँ पे ऐसे उसको संबोधित करेंगे। उसको डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि वो पागल है, वो जो है विकलांग है। ठीक है, ये जो है ऐसे शब्द उसको यूज नहीं करेंगे कि वो खराब लगे। ठीक है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिससे बौद्धिक अक्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि इनमें से कौन सा उदाहरण बच्चों को उनके पढ़ाई के दौरान उन्हें सक्रिय रखता है। ठीक है, यानी उसको जो है एक्टिव रखता है पढ़ाई के दौरान। ये कौन सा जो है उदाहरण है, ठीक है, ये बताना है। पहला है अन्वेषण करना, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है वाद विवाद करना और चौथा अपने विचारों की रचना करना। तो एक बच्चा पढ़ाई के दौरान इन सभी चीज़ों को जो है अगर करता है, ये सारे उदाहरण, यानी अन्वेषण भी करता है, प्रश्न भी पूछता है, वाद विवाद भी करता है, साथ में जो उनके विचार हैं उनको भी वो प्रकट करता है। तो ये चारों ऑप्शन जो हैं वो जो है अप्रोप्रिएट यानी कि सही उदाहरण है बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर बच्चा जो है पूछता है तो वो जो है सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है पढ़ाई के टाइम पे। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन देखते हैं सही होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ए बी सी और डी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और जिसमें कि आपका एनसीएफ भी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी है, और आपका जो है एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी। ये तीनों जो है चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।